कितने दिन हो गए आपने हमसे मीठी बातें नहीं की। व्यायाम कर रहा हूँ गौतमी। वैसे आप दिन भर में कितना भार उठा लेते हैं? 2.5 मन। उतना भार तो हमारा भी है, हमें उठा लीजिए ना। क्या होगा, आपको व्यायाम का सुख मिल जाएगा और हमें आपके समीप आने का। छोड़ो, तुम्हें कब समझ आएगी गौतमी? ना तुम समय देखती हो ना स्थान, कभी भी आकर कुछ भी बोल देती हो। अब देख लिया ना नंदिनी ने, वो क्या सोचेगी हमारे बारे में। किससे बात कर भाग रही थी? अरे सुन तो, नंदिनी क्या हो गया? कुछ क्या? मुझे उठा लो। उठा लो क्या मतलब? नंदिनी! भाभी छिप जाओ। नंदिनी! 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 हे भगवान, ये नंदिनी को मेरे पीछे क्यों लगा दिया? या तो ये जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, या तो फिर ये आकाश ही मुझ पर टूट पड़े। नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रही थी, आकाश मत गिराओ मुझ पर। नंदिनी, मैंने देख लिया है तुम्हें, शीघ्र ही बाहर आओ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा विवाह शीघ्र ही हो जाए। रहने दो भाभी, ऐसा नहीं होने वाला। होगा, जितना सताना है ना सता लो, पर देख लेना अगले वर्ष जब इस वृक्ष पे ना फल आएंगे, इसे मुझ पे गिराने के लिए ना तुम यहाँ नहीं रहोगी। देखते हैं तुम में से कौन लक्ष्य साध सकता है। सहस्रलोचन प्रभुत्य शीर्ष लेख शेखर प्रसून धूलि धूलिनी राजमालया निबद्ध ये प्रतियोगिता मैं जीत गया। तुमने ध्वज दंड के स्थान पर ध्वज के मध्य में लक्ष्य क्यों साधा? क्योंकि आचार्य, ध्वज दंड प्रजा का प्रतीक होता है और ध्वज राजा का। आपके सिखाए अनुसार मेरा लक्ष्य राजा है, उसकी प्रजा नहीं। ध्वज दंड को गिराना प्रजा के विरुद्ध जाना होगा, जो कि अनिश्चित है। देखा पर्वतक, तुम जीतकर भी हार गए। यही अंतर होता है एक सैनिक और एक राजा में। सैनिक अस्त्र का केवल उपयोग करना जानता है और राजा अस्त्र का उचित स्थान पर प्रयोग करना जानता है। पर क्यों नंदिनी? ये हमारा निर्णय है और हम। तुम रुको, मैं इसे समझाता हूँ। अरे तुम क्या समझाओगे? मैं समझाता हूँ। देखो नंदिनी, ऐसे नहीं मानेगी ये, डांटना होगा इसे। अरे बच्ची थोड़ी है वो, प्यार से समझाओ। परंतु इसमें समझाना क्या है? विवाह तो इसे करनी ही होगी ना। तो कर दोगे ना? आराम से समझाओ। अरे आराम से। विवाह नहीं करना चाहते हैं और ये निर्णय हमारे लिए कोई नहीं ले सकता। क्या मैं भी नहीं? बोलो नंदिनी, यदि तुम्हारे पिता कहे विवाह के लिए, तो क्या तब भी तुम मना करोगी? अब बोलो, हमारी तो तुम सुनती नहीं। दो महाराज को जवाब। ठीक है पिता महाराज, मैं विवाह करूंगी, किंतु मेरी भी एक शर्त है। नंदिनी मान गई। नंदिनी, क्या शर्त है बेटिया? हम ऐसे किसी वीर से शादी करेंगे जो धन भैया को तलवार युद्ध में हरा दे। असंभव, पूरे भारत में ऐसा कोई भी नहीं है जो आर्यधन को हरा सके। नंदिनी छल कर रही है। ये छल नहीं है भाभी, हर भाई यही चाहता है कि उसकी बहन सुरक्षित रहे, है ना भैया? तो फिर आप क्या नहीं चाहेंगे जो मेरा हाथ थामे वो आपसे अधिक बलवान हो? क्या आप मगध की एकलौती राजकुमारी का विवाह अपने से दुर्बल योद्धा से करना चाहेंगे? वाह, शर्त भी ऐसी जो कभी पूरी ना हो सके। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। मुझे शर्त स्वीकार है। पिता महाराज, ठीक है, मुझे ये स्वीकार है। हम ऐसे किसी वीर
की प्रतीक्षा करेंगे जो मेरे धन भैया को हरा दे। आपने क्या कह दिया? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मुझे कोई नहीं हरा सकता। धन, यदि तुम ऐसा सोचते हो तो अपनी सोच बदल दो, क्योंकि मैं कैसे योद्धा को जानता हूं जो तुम्हें इस चुनौती में हरा सकता है। चंद्र, तुम एक राजा को हटाकर उसके स्थान पर बैठना चाहते हो। जानते हो, एक राजा के स्थान पर बैठने के लिए राजाओं जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए जो सिर्फ मुझ में है। तुमने भले आचार्य की प्रशंसा पाली हो, किंतु मैंने मगध का निमंत्रण पाया है, वहां की राजकुमारी के स्वयंवर का निमंत्रण। और हाँ, ऐसा प्रस्ताव केवल किसी राज्य के राजकुमार को आता है, ना कि किसी चरवाहे को। मगध के महाराजा ने स्वयं मुझे वहां बुलवाया है। भारत के सबसे योग्य और वीर राजकुल वहां उपस्थित होने वाले हैं, किंतु राजकुमारी केवल मेरी होगी, क्योंकि सबसे कुशल मैं हूँ। तुम केवल वीर ही नहीं, बड़े भाग्यशाली भी हो। मैंने देखा है राजकुमारी को, सच कहूं तो तुम्हारे ही योग्य है। देखा, तुम मान ही गए। बताओ, कैसी है वो? बड़ी ही सुंदर, गोल, बिल्कुल लड्डू की तरह। कुछ 3-4 मन भार होगा उसका, विशाल काय शरीर, और जब नापने बैठे तो राज्य मगध जितनी बड़ी। उन्हें देख रहे हो? बस उससे अधिक खूबसूरत और थोड़ी सी रिष्ट पुष्ट। ऐसे नहीं हो सकती वो। बताइए। नहीं, क्या वो सच बोल रहा है? वो ऐसी दिखती है? नहीं, वो झूठ बोल रहा है। वो तुमसे जलता है इसलिए ऐसा कह रहा है, क्योंकि स्वयंवर में जाने का अवसर इसे नहीं मिला। वो अवसर सिर्फ एक राजकुमार को ही मिल सकता है। निसंदेह मैं अवश्य जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे कुमार पर्वतक। परंतु मगध के महल से निमंत्रण आया है। ये राजभवन नहीं है पर्वतक, तक्षशिला गुरुकुल है, और यहाँ केवल मेरे नियम चलते हैं। यहाँ कोई राजकुमार नहीं, मेरे शिष्य होते हैं, और मेरा कौन सा शिष्य कब यहाँ आएगा, कब यहाँ से जाएगा, ये मैं निर्धारित करता हूँ। दीक्षा से पहले तुम कहीं नहीं जाओगे, और उसमें अभी 4 माह का समय शेष है। इस आमंत्रण को लौटा दो। मगर इससे तो मगध राज का अपमान होगा। मगध राज क्या, संसार का राजा भी गुरु के आदेश के समक्ष कुछ भी नहीं, और मैं ना कह चुका हूं। ये है हमारा मगध। अगर आसपास के कुछ राज्य हमारे साथ आ जाएं तो हम संकटों के साथ ही शत्रुओं को भी रोक सकते हैं। सब आएंगे, सब राजा आने वाले हैं मेरी बेटी के स्वयंवर में। महाराज, मैं स्वयंवर की नहीं, सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। सुरक्षा तो बढ़ानी होगी अमात्य। मेरी राजनंदिनी का स्वयंवर जो है, स्वयंवर के प्रबंध में कोई चूक नहीं होनी चाहिए अमात्य। महाराज, मैं स्वयंवर की नहीं, संपूर्ण भारत की बात कर रहा हूँ। तुम मुझे मानचित्र दिखा रहे हो अमात्य? मेरे लिए मेरी पुत्री मेरा मान है, और ये क्या भारत भारत लगा रखा है? तुम्हारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो मैं मगध नरेश, और मेरे लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो मेरी पुत्री, समझे? नंद जैसे राजा अपने राज्य के और अपने अहंकार के सामने मेरे अर्थात भारत के अस्तित्व का प्रश्न टाल रहे थे, इस बात से अनजान कि विदेशी शत्रु भारत की ओर अपने कदम बढ़ा चुके थे। अपनी मातृभूमि का मान न रखने वाले नहीं जानते थे कि इस भूल की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी होगी। माफी चाहता हूँ हुजूर, यहाँ से हिंदुस्तान की सरहद शुरू होती है। आप ये जानते हैं आप क्या कर रहे हैं? जितने मेरे काम आएगी उतने जानता हूँ। देख दर्शा।
ईरानियों ने भी यही गलती की थी। हिंदुस्तान की जमीन को विदेशी घोड़े पार नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ना ये सही फैसला है ना सही वक्त। यही तो वक्त है हिंदुस्तान पर कब्जा करने का। वहाँ के राजा एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं और यही कमजोरी उनकी हार की वजह बनेगी। मगर यहाँ से कोई आगे नहीं बढ़ पाया और मैं इतने दूर आकर लौटने वाला नहीं है। सिकंदर ने केवल भारत में प्रवेश ही नहीं किया था, उसने भारत की फूट का फायदा उठाने का रास्ता भी खोज लिया था। उसने तक्षशिला के रास्ते भारत में आने की योजना बनाई और राजा अंबी को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। आपको लगता है आप इससे मुझे खरीद पाएंगे सिकंदर? मैं राजा हूँ, इससे कहीं अधिक तो मैं अपने राज्य में ही कमा सकता हूँ। क्या ये कीमत भी कम है? क्या चाहते हैं आप? आपकी जमीन। और साफ साफ कहूं तो पूरा भारत। बदले में वो सब देख सकता हूं जो आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप फैसला आपका है, आप नहीं तो कोई और मेरा सपना पूरा करेगा, क्योंकि भारत तो मैं लेकर ही रहूंगा। बताइए क्या चुनना पसंद करेंगे आप? आचार्य इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मैं आपसे पूछने के लिए क्षमा चाहूंगा आचार्य, किंतु आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई साधारण वर्षा नहीं है चंद्र। मैं अनुभव कर रहा हूँ, पवन की दिशा बदल रही है। वायु उस भांति नहीं बह रही जैसे उसे बहना चाहिए। आचार्य, सूचना मिली है यूनान का सिकंदर तक्षशिला की ओर बढ़ रहा है। स्वयं महाराज अंबी ने उससे हाथ मिला लिया है। ये शुभ संकेत नहीं है आचार्य। विदेशी भारत की भूमि पर पैर रख चुके हैं। ये सब इतना शीघ्र होगा इसकी आशा नहीं थी, परंतु ऐसा हो रहा है। वो इसी ओर आ रहे हैं। मगध की एक भूल के कारण आज पूरा भारतवर्ष विनाश के द्वार पर खड़ा है। आज जो हुआ है, वर्षों पहले इसी की ही चेतावनी देने गया था मैं उस मूर्ख महापद्मानंद को। उसी के अहंकार के कारण आज ये संकट खड़ा हुआ है। मैं उसे कभी क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि उसने मेरा अपमान किया, अपितु इसलिए कि उसने मेरी मातृभूमि का अपमान किया। ये पवन कोई सुख की अनुभूति नहीं लाया है चंद्र, ये अपने साथ वो चक्रवात लाया है जो भारत का वर्तमान भविष्य सब नष्ट कर देगा। वायु को रोकने के लिए चट्टान की आवश्यकता होती है, और यहाँ ना किसी चट्टान की ऊंचाई इतनी है कि इसे रोक सके, और ना ही किसी चट्टान में इतना बल कि इसके समक्ष ठहर सके। हमें भारत के लिए एक ऐसा राजा चाहिए
जो हिमालय के समान कठोर और बलशाली हो। तुम्हारा प्रशिक्षण शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने का समय आ गया है चंद्र। अब कुछ सीखने का नहीं, कुछ कर दिखाने का समय आ गया है। समय आ गया है कि तुम समस्त राज्यों को अपने अधीन कर लो, और हमारा पहला लक्ष्य होगा मगध। जी आचार्य। और जिस भूमि पर विजय पानी हो उसे ठीक से समझना होता है, बाहर से भी और भीतर से भी। आपके कहने का तात्पर्य क्या है आचार्य? मगध जाकर वहां के सुरक्षा प्रबंध जानने होंगे, राजभवन के हर कोने को समझना होगा। शत्रु को तोड़ना है तो उसके बल को आंकना होगा। जाओ चंद्र, वहां जाकर मानचित्र बनाओ जिसकी सहायता से हम मगध को जीत सकें। तो निकलने के आदेश कब है आचार्य? जो भी करना है अभी करना होगा चंद्र, अभी। अभी एक बात पूछूं? नहीं बोलूंगी ना, फिर भी पूछोगी। हाँ वो तो है, मैं आपको ज्यादा अच्छी नहीं लगती ना। क्या? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? मुझे बहुत पसंद है तुम। तो मेरी प्यारी भाभी, मेरा विवाह करके मुझे क्यों भेजना चाहती हो? मेरी प्यारी ननद, समय पे विवाह हो जाना चाहिए इसीलिए। और वैसे भी हर लड़की को ससुराल जाना ही होता है। देख लेना, तुम अपने ससुराल जाके ना मेरी तरह बहुत ही सुखी रहोगी। ना जाने ये सब कब होगा। तुमने शर्त ही ऐसी रखी है, मुझे नहीं लगता इसे कोई पूरा कर पाएगा। क्या हुआ, अब तक चोटी नहीं बनी? बन गया बन गया बन गया, हो गया, बस 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 एकदम। नंदिनी, अरे कुछ बताना है। किनारे यहाँ आके बताओ ना, मैं भाभी के साथ हूँ। महाराजा ने वो लड़का ढूंढ लिया है जो तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार है। क्या? कौन है वो? भाभी आपने कुछ बताया क्यों नहीं? मैं ना तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली। स्वयं स्वयंवर में देख लेना कौन तुम्हारी ये शर्त पूरी करने आ रहा है और पूरी कर पाएगा भी या नहीं, ठीक है? भाभी बताओ कौन है वो? राजकुमार पर्वतक। क्या? और मैंने यहाँ तक सुना है कि वो तलवार चलाने में बड़ा प्रवीण है और तुम्हारे दन भैया को भी हरा सकता है। नंदिनी, ये क्या किया मेरी छोटी का? नंदिनी, तुम बिल्कुल नहीं सुधरोगी। अच्छा ये तो बताओ, उस लड़के के लिए तुमने कुछ सोचा है कि नहीं? स्वागत तो बनता है, आखिर तुम्हें वो जीतने जो आ रहा है। स्वयंवर तो तब जीतेगा ना जब स्वयंवर तक वो पहुंच पाएगा। अब क्या करोगे तुम? कुछ विशेष नहीं, स्वयंवर से पहले स्वागत में जो मदिरा भोज होगा ना, उसका प्रबंध मैं स्वयं करूंगी। क्या? परंतु वहाँ स्त्रियों का जाना वर्जित है। किसने कहा कि वहाँ स्त्रियां जाएंगी? ये कमर की वजह से चोटी हमारे हाथ में ही नहीं आ रही। लगता है आर्यधन आ गए, यहाँ पे छुप जाते हैं। उन्होंने हमें इस दशा में देख लिया तो। कक्ष में अंधेरा क्यों कर रखा है? वो हम वस्त्र बदल रहे थे, आपके आने की आवाज सुनी तो हमें लज्जा आ गई। हमसे कैसी लज्जा? अरे गौतमी, ये क्या है? नंदिनी, पुरुष के वेश तो हमने ले लिए, और जब गले से स्वर निकलेंगे तो लोग पहचान जाएंगे ना। कोई नहीं पहचाने का। अब ठीक है, चल। पर्वतक के राजकुमार मलय केतु कहाँ है? वो रहे राजकुमार मलय केतु। प्रणाम।
पर्वतक मलय के तो आप ही है ना? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।